प्रिय शिक्षार्थियों, एडवांस स्ट्रेटजीज फॉर एनजीओ मैनेजमेंट में हमने अभी सोसाइटीज़ का निर्माण कैसे किया जाता है उसके बारे में चर्चा की थी कि एक एनजीओ कैसे बनता है। आपको याद होगा कि एक एनजीओ बनाने के लिए हमारे पास 3 तरह के कानून उपलब्ध हैं। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में एक सोसाइटी का निर्माण हो सकता है जो एनजीओ का जिसे दर्जा प्राप्त है। पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में ट्रस्ट और कंपनीज एक्ट में नॉन प्रॉफिट कंपनी। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 बहुत ही पुराना अधिनियम है जिसका पर्पस था कि जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, परोपकारी संस्थाएं हैं जो शैक्षणिक, वैज्ञानिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए उसमें संस्था का निर्माण किया जा सकता है। सामान्यतः हम इसमें निर्मित संस्था को सोसाइटी बोलते हैं। अब सोसाइटी की इसमें हिंदी नहीं है, उसे आप सोसाइटी ही ले लें। और इस सोसाइटी का जो निर्माण है वो साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए, विज्ञान के लिए, आर्ट के लिए, कलाओं का विकास करने के लिए, इवन शिक्षा, पॉलिटिकल एजुकेशन और परोपकारी कार्यों के लिए किया जाता है। तो जो इस अधिनियम का सेक्शन 20 है उसमें कई कारण भी लिखे हैं कि चैरिटी के कॉज के लिए यानी परोपकारी कारणों से मिलिट्री में जो बच्चे अनाथ हो गए या मिलिट्री ऑर्फन फंड्स बोलते हैं वो भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है। साइंस प्रमोशन, लिटरेचर प्रमोशन, फाइन आर्ट्स का प्रमोशन, कोई भी ऐसे ज्ञान जो जिसका विस्तारण किया जाना है उसके लिए, इवन राजनीतिक शिक्षा के लिए भी इसका उद्देश्य, जन जागृति के लिए, अवेयरनेस के लिए, लाइब्रेरीज को बनाने के लिए, रीडिंग रूम के लिए, पब्लिक म्यूजियम के लिए, आर्ट गैलरीज को बनाने के लिए, उनके रखरखाव के लिए और विभिन्न प्रकार के पर्पजेस के लिए, गौ रक्षा है, गौ सेवा है, बहुत सारे गौ सेवा मंडल उसमें रजिस्टर्ड हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, मतलब जो आप सोच सकते हैं जिसमें भी कल्याण लग सकता है उस उद्देश्य के लिए सोसाइटी का निर्माण हो सकता है। अब इसे बनाने की प्रक्रिया हमने पिछले बार चर्चा की थी, लेकिन फिर एक बार बता दें कि इसमें किस तरह के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। तो पहले जैसे मैंने बताया था कि सोसाइटी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के यहाँ या उसका जो प्रतिनिधि है जिले में या कमिश्नरी स्तर पे, कई राज्यों में जिले पे है, कई राज्यों में कमिश्नरी स्तर पे है, उसके यहाँ किया जा सकता है। एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना होता है, उसकी मैं अभी एक आपको प्रतिलिपि दिखा दूंगा। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है तो उसकी 2 कॉपियाँ मूलतः चाहिए होती हैं। रूल्स और रेगुलेशन, नियम और कानून क्या होंगे इस प्रस्तावित सोसाइटी के, उसकी भी 2 कॉपियाँ चाहिए होती हैं। फिर इसमें जो डिजायरस लोग हैं जो बनाते हैं, 7 लोग मिनिमम चाहिए हैं और 7 लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और स्टैम्प पेपर पर उनका डिक्लेरेशन कि वो ऐसी संस्था बनाने के लिए डिजायरस हैं, और उस संस्था का नाम कि उसको रजिस्टर किया जा सके, ओथ कमिश्नर या नोटरी के यहाँ से स्टैम्प पेपर पे इस तरह का एफिडेविट बनवाना होगा और ये सब ओरिजिनल जमा होता है, इसमें फोटोकॉपी जमा नहीं होती। फिर इसी तरह से जहाँ पे इसका कार्यालय रहेगा उस जगह, उस मकान या उस दुकान या उस कार्यालय में जो ओनर है उसका एनओसी लगेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि उसे कोई किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है। और इस तरह का एक एफिडेविट उस जो मालिक होगा उसको देना होगा।
अगर किराए की संपत्ति है तो किराएनामा के साथ होना चाहिए और वो ओनर उस पर एक एफिडेविट देगा नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे, और बाकायदा उसमें उस जगह का प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल या हाउस टैक्स का बिल, जो कि उस ओनर के या अगर उस संपत्ति पे कोई जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, जिसके पास भी वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, उसके नाम पे होना आवश्यक है। फिर ये जितने भी अटेस्टेड कॉपी चाहिए होंगे उन डॉक्यूमेंट्स की, जो सेल डीड या लीज डीड हैं या जीपीए है या प्रमाइस का जो रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे बन रहा है उसका जो मूल ये सिद्ध किया जा सके कि वह जगह, वह स्थान किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे है जिसने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया हुआ है। फिर सभी लोगों के रेजिडेंशियल प्रूफ, जो लोग उस संस्था का निर्माण कर रहे हैं, उनका आधार कार्ड हो या पासपोर्ट हो या वोटर आई कार्ड हो, अभी तो आजकल आधार कार्ड ही सबसे महत्वपूर्ण कार्ड है, तो वो उसके साथ होना चाहिए। और वो जो रेजिडेंशियल एड्रेस हैं वो सेल्फ अटेस्टेड हों, अगर सेल्फ अटेस्टेड नहीं है तो किसी गजेटेड ऑफिसर के द्वारा अटेस्ट हों, लेकिन उनकी अटेस्टेड प्रतिलिपियाँ वहाँ लगेंगी। उसके साथ एक प्रस्ताव लगेगा कि हम सभी लोग सहमत होकर इस नाम से इस संस्था का निर्माण करना चाहते हैं। तो इतने मिनिमम डॉक्यूमेंट चाहिए। इन मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ हमको जो है ना रजिस्ट्रार के पास जाना होगा और उनके पास हमको अपना आवेदन सम्मिलित करना होगा। अभी जो मैं बात कर रहा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, उस संज्ञान में सभी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। एक तरह से पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसको हम कह सकते हैं कि उसमें नाम लिखा होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, फिर इस संस्था का कार्यक्षेत्र क्या होगा। जैसे कार्यक्षेत्र एक जिला भी हो सकता है, एक शहर भी हो सकता है, पूरा भारत राष्ट्र भी हो सकता है, कुछ राज्य हो सकते हैं। तो उसमें उल्लिखित करना होगा कि इस संस्था को पूरे देश में काम करने की का स्कोप होगा। फिर उसका मुख्य उद्देश्य और उसके ऑब्जेक्टिव है वो लिखने होंगे। ऑब्जेक्टिव की है संस्था क्या क्या करेगी, शिक्षा संस्थाएं चलाएगी, हॉस्टल चलाएगी, लाइब्रेरी बनाएगी, रीडिंग रूम बनाएगी। तो एक लंबी लिस्ट जो जिसमें होती है उनको। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि जो डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए हैं उसमें इसमें लिखना होगा कि इसको बनाने वाले कौन से लोग फाउंडर हैं, फाउंडिंग मेंबर्स के नाम लिखने होंगे, उनका व्यवसाय, उनका एड्रेस, उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, वो सब लिखना होगा। साथ में एक डिक्लेरेशन देना होगा कि हमारा इस संस्था को निर्माण करने का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, यानी नो प्रॉफिट मोटिव, वो उसमें देना होगा। अब जैसे 7 या अधिक लोगों ने मिलकर इसका निर्माण किया है तो एक गवर्निंग बॉडी होगी, जो पहली गवर्निंग बॉडी होगी, उनके भी डिटेल्स भी चाहिए हैं कि कौन प्रधान के रूप में काम करेगा, कौन अध्यक्ष होगा, कौन सचिव होगा, कौन कोषाध्यक्ष होगा, वो भी लिखना होगा। अब इसके साथ जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसमें ये गवर्नेंस की पूरी प्रक्रिया लिखनी होती है कि गवर्निंग बॉडी में कौन कौन से लोग हो सकते हैं। इसका माने इस संस्था का जो मेंबरशिप है, जो संस्था की सदस्यता है, उसकी जो योग्यताएं क्या होंगी, कि कौन कौन व्यक्ति इसके सदस्य हो सकते हैं। अब कई बार संस्थाएं स्पेसिफिक होती हैं, तो उन्होंने लिखा कि भाई ये आर्टिस्ट की संस्था है, तो उसमें एक शायद ऐसा क्लॉज हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति जिसका आर्ट में या जो पेंटिंग करता है या जो जिसके पास स्किल है, या मान लीजिए अध्यापकों की संस्था है तो वो अध्यापक होना आवश्यक है, तो उस तरह की योग्यताओं का वर्णन उसमें करना होगा और उसको लिखना होगा कि ये लोग सदस्य हैं। और सदस्यता कैसे पाई जा सकती है, तो सदस्यता का एक फॉर्म होगा, तो उस फॉर्म के लिए भी वो भी एक डॉक्यूमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, मेंबरशिप फॉर्म। फिर मेंबरशिप फॉर्म के साथ एक फ़ीस भी निर्धारित की जा सकती है। कई संस्थाओं में लोग चालाकी से क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा फीस रख देते हैं ताकि उनके सदस्यों की संख्या सीमित रहे, तो वो अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए।
हाँ, अनरीजनेबल इसलिए नहीं होनी चाहिए कि उससे बैड मोटिव पता चलता है, आपका ये मकसद पता चलता है कि आप नहीं चाहते कि लोग आपकी संस्था से जुड़ें। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कोई भी सोसाइटी वॉलंटरी है नेचर में, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इसको पहले बोलते हैं। तो वॉलंटरी का मतलब है कोई भी व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से इसको ज्वाइन कर सकता है। तो अब आपने उसके ऊपर 10,000 रुपये का लगा दिया कि भाई 10,000 रुपये मेंबरशिप होगी, तो बहुत सारे लोग जो बहुत इच्छुक हैं कि वो काम करें, मान लीजिए आपने वृद्धावस्था के लोगों के लिए एक वृद्धाश्रम खोलने के लिए ओल्ड केयर सोसाइटी बनाई और उसमें आप कहते हैं कि जो 1 लाख रुपए देगा वही मेंबर बन सकता है। तो जो रजिस्ट्रार्ड सोसाइटीज़ हैं वो इस बात को देखते हैं कि आपका कहीं मेलाफाइडी तो नहीं है, मेलाफाइडी इंटेंशन तो नहीं है, जो कि इस तरह के क्लॉजेज में झलकता है। तो एक ऐसा रीजनेबल अमाउंट मेंबरशिप का होना चाहिए, वो भी उसमें लिखा होना चाहिए। फिर ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल कैसे बनेगी, गवर्निंग बोर्ड जो आपको मैंने बताया, जो गवर्निंग बॉडी बोलते हैं, कई जगह उसको गवर्निंग बोर्ड बोलते हैं या एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते हैं, जो गवर्निंग बॉडी बनाती है। तो गवर्निंग काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी कई जगह पे तो अलग अलग नाम है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है जनरल बॉडी और एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो उस एग्जीक्यूटिव कमेटी में डिसाइड होता है कौन लोग, उसका चुनाव होता है, चुनाव की समयावधि होती है, समयावधि के साथ वो संस्था को चुनाव कराना उसकी जिम्मेवारी होती है। तो ये भी चुनाव करने के बाद चुनाव अधिकारी उसकी सूचना रजिस्ट्रार को देगा कि ये नया चुनाव हो गया है, इसमें नए पदाधिकारी चुने गए हैं और अब से इस संस्था का काम ये नए पदाधिकारी देखेंगे। फिर उसमें क्या क्या संस्था की लायबिलिटी है ये भी लिखा होता है। लीगल जुरिडिक्शन यानी कहाँ पे होगा, कई बार आपने देखा होगा लिखा होगा कि संस्था के लीगल जुरिडिक्शन जो है ना वो दिल्ली क्षेत्र में रहेगा या हल्द्वानी में रहेगा। उसका कारण यह है कि संस्था चाहती है कि अगर उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो तो वो कानूनी कार्रवाई उसके कार्य क्षेत्र में ही लड़ी जा सके। आपको याद होगा ऐसा क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सोसाइटी का जो दर्जा है वो एक लीगल पर्सन का दर्जा है। लीगल पर्सन यानी कानून की नज़र में ये सोसाइटी एक व्यक्ति का दर्जा रखती है, और जैसे व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है या व्यक्ति मुकदमा दाखिल कर सकते हैं, तो लीगल पर्सन को भी ये कैपेसिटी है कि वो अपने रजिस्टर, अपने प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी के थ्रू किसी अन्य संस्था को स्यू कर सकता है, किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर वाद ला सकता है, मुकदमा डाल सकता है, और कोई अन्य संस्था इस संस्था के ऊपर भी वाद ला सकती है। तो वो लीगल पर्सन है, इसलिए लीगल जुरिडिक्शन का भी होना बहुत ज़रूरी है। अभी जो मैं आपको बतला रहा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बहुत सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है, साथ में ये भी लिखना ज़रूरी है कि अगर किसी व्यक्ति को मेंबरशिप नहीं दी जा रही है या रिफ्यूज़ की जा रही है तो उसको रिफ्यूज़ल का कारण क्या है, वो कारण भी उसमें बताना है। साथ में किसी व्यक्ति की मेंबरशिप कब टर्मिनेट की जा सकती है, कब उसे मतलब संस्था के नियमों के अनुसार उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है, उसका भी वर्णन करना होगा। टर्मिनेशन और सेसेशन ऑफ मेंबरशिप, तो कई जगह लिखा होता है कि 60 साल की उम्र हो जाने के बाद, कई जगह पे लिखा होता है कि अगर उसने मेंबरशिप फीस नहीं दी है या किसी ने अपने संस्था के खिलाफ या संस्था के उद्देश्यों के विपरीत जाके काम किया है या संस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, अगर वो किसी प्रकार से दोषी पाया गया है किसी क्रिमिनल केस में या क्रिमिनल ऑफेंस में, तो भी संस्था से उसको हटाया जा सकता है। तो संस्था में आने के जो सदस्यता प्राप्त करने के तरीके हैं वो भी लिखा है, और सदस्यता समाप्त करने के जो तरीके हैं वो भी रूल्स में लिखा होता है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये एक तरफा है, जो जिस व्यक्ति को निकाला जा रहा है उसको अपील करने का भी मौका दिया जाता है कि वो क्या कहना चाहता है, और उसको बोलते हैं रीएडमिशन। किसी व्यक्ति को दोबारा संस्था में सदस्यता कैसे दी जा सकती है कि नहीं। अगर फिर एक हमको बहुत बड़ा क्लॉज लिखना होता है, राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ ए मेंबर। किसी सदस्य के क्या अधिकार हैं और उन अधिकारों को वो संस्था में कैसे ले सकता है। जैसे इंफॉर्मेशन का अधिकार, जानकारी का अधिकार है,
वोट देने का अधिकार है, उसको संस्था की गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है, वो या उसके स्पाउस या उसके जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं, हाँ, उसके पेरेंट्स, गेस्ट, वो क्या संस्था की किसी फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं, उसका अधिकार उनको प्राप्त है संस्था के नियमों के अनुसार या नहीं है, वो भी लिखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और आइडेंटिटी का, कि भई मैं इस संस्था का सदस्य हूँ, मेरे पास एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, उसका भी अधिकार है। फिर इसी तरह से जहाँ अधिकारों की बात होती है वहाँ कर्तव्यों की बात भी होती है, तो हमें ड्यूटीज़ भी लिखना चाहिए कि मेंबर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, किस किस तरह से और क्या क्या उनके ऊपर हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो संस्था के लिए किस तरह का काम करेंगे। इसके अतिरिक्त मीटिंग कैसे होंगी, कब कब मीटिंग होंगी, ईसी की मीटिंग कब हो सकती है और जनरल बॉडी की मीटिंग कब हो सकती है, कब स्पेशल मीटिंग बुलाई जा सकती है। अगर ईसी के या जनरल बॉडी के 2/3 मेंबर या 10% जैसा भी कि संस्था में आप एक निश्चित कर सकते हैं सीमा, कि इतने व्यक्ति अगर सोचते हैं कि एक तुरंत इमरजेंट मीटिंग बुलाने की आवश्यकता है, तो उसका भी प्राविधान उसके अंदर होना चाहिए। मीटिंग कहाँ पे होगी, कितने बजे होगी, किस फॉर्म में होगी, उस वेन्यू को भी देने की ज़रूरत है, वह भी उल्लेख करना बहुत आवश्यक है। और जब हम इसमें बात करते हैं मीटिंग की, तो एक शब्द आपने सुना होगा, कोरम। कोरम वह मिनिमम संख्या होती है जो किसी भी मीटिंग को करने के लिए जरूरी होती है। आपने मीटिंग तो बुलाई और मीटिंग में लोग नहीं आए, 5 लोग आए, तो क्या मीटिंग वैलिड होगी? क्या उस मीटिंग में जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो सारे सदस्यों के ऊपर लागू होंगे? तो एक मिनिमम 50% से ज़्यादा लोगों का आना आवश्यक है। और ऐसी दशा में कोरम का निर्धारण करना, कि नॉर्मली तो 2/3 होता है, लेकिन कई जगह पे अगर 50% से ज़्यादा लोग आते हैं तो भी मीटिंग वैलिड मान ली जाती है, तो उसको भी रखना है। और फिर उस मीटिंग में क्या एजेंडा होगा, कैसे बिजनेस मीटिंग कैसे चलाई जाएगी, उसका जो प्रेसिडेंट है वो उस मीटिंग को चेयर करेगा, जो सेक्रेटरी है वो उसके एजेंडा को रखेगा। हाँ, सभी के प्रति सभी पदाधिकारियों के उत्तरदायित्व भी इस मेमोरेंडम एसोसिएशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के भाग में लिखे जाते हैं, कि अध्यक्ष की क्या जिम्मेदारियां हैं, सचिव की क्या जिम्मेदारियां हैं, कोषाध्यक्ष की क्या जिम्मेदारियां हैं, उपाध्यक्ष की क्या जिम्मेदारियां हैं, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष की तरह काम करेगा, सह सचिव सचिव की अनुपस्थिति में काम करेगा। तो ये सब चीज़ें लिखना बहुत आवश्यक है। और जो कंपोजिशन है, जो हमने आपको बताया कि जो ऑफिस बीरर्स हैं उनके उत्तरदायित्वों का उल्लेख इस नियमावली में होना चाहिए। फिर नोटिस कैसे दिया जाएगा मीटिंग में। इसके बाद फिर एक बड़ी बात है कि इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन की प्रक्रिया कैसे होगी। तो हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी के कार्य और उसके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। गवर्निंग बॉडी सुप्रीम बॉडी होती है। एग्जीक्यूटिव कमेटी उसके अंदर काम करने वाली एक संस्था होती है जो गवर्निंग जनरल बॉडी को उत्तरदायी होती है। तो जो भी काम एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है उसे अप्रूवल के लिए जनरल बॉडी के पास ले जाना होता है। इसलिए दोनों प्रकार की संस्थाओं की मीटिंग होना जरूरी है और उनके बीच में एक समन्वय होना जरूरी है। जनरल बॉडी की मीटिंग में नॉर्मली लोग पूछते हैं, तो जैसे प्लान प्रिपेयर करना, ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियों का निर्धारण करना, किस किस गतिविधि पे कितना पैसा खर्च होगा उसका बजट बनाना, एनुअल प्लान डेवलप करना, छोटे स्तर का प्लान डेवलप करना, ये सब काम जो है ना एग्जीक्यूटिव कमेटी के होते हैं, जिसका कि अप्रूवल जनरल बॉडी देती है। कई बार जनरल बॉडी दिशा निर्देश भी देती है एग्जीक्यूटिव कमेटी को कि आपको ये काम करना है। तो दोनों की शक्तियाँ और दोनों के पावर्स उसमें डिफाइंड हैं। तो पावर ऑफ फिर मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के अलावा चूंकि एग्जीक्यूटिव कमेटी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और अदर ऑफिस बीरर के द्वारा दर्शाई जाती है, तो उनके कर्तव्य, उनकी शक्तियों का भी वर्णन इस रूल्स और रेगुलेशन में होना आवश्यक है। फिर मैंने आपको एक क्लॉज बताया था कि कौन सा ऐसा क्लॉज है जिसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी को या पूरी संस्था को डिसॉल्व किया जा सकता है और उसके जो है उसके डिसोल्यूशन के क्या प्रोसेस होंगे
वो भी बहुत आवश्यक हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण रूल इसके अंदर मेंशन होता है ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, कि जो संस्था की संपत्तियां हैं, संस्था की चल और अचल संपत्तियों को कौन मैनेज करेगा, उसका इंचार्ज कौन होगा, उसका देख रेख कौन करेगा, इस तरह के जो रूल्स हैं वो भी इसमें दिए हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में या इवन प्राइवेट सेक्टर में भी आप संस्था का अकाउंट खोल सकते हैं और उसको दो या दो से अधिक व्यक्ति उसको संचालित करेंगे, मिनिमम 2, अध्यक्ष और ट्रेजरर, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, अध्यक्ष और सेक्रेटरी, जैसा संस्था के नियमों में लिखा हो उसके हिसाब से। फिर एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की भी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होती है। एनुअल लिस्ट ऑफ जनरल बॉडी मेंबर्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक साल में आपकी जनरल बॉडी में कितने लोग नए जुड़े, कितने लोग गए, इसकी जानकारी भी रजिस्ट्रार को हर साल देनी होती है। एनुअल रिपोर्ट भी रजिस्ट्रार को हर साल देनी होती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रजिस्ट्रार को हर साल जमा करने होते हैं। नए अधिकारियों के चुनाव की सूचना भी रजिस्ट्रार को देनी होती है। ये हमको देना चाहिए, हाँ, इससे हमारी संस्था जो है ना रोबस्ट रहती है। फिर एक और है कि अमेंडमेंट अगर इन रूल्स में करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी जो प्रस्ताव लाती है उसको जनरल बॉडी से अप्रूव भी कराना होता है। तो ये जो कुछ इसमें एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट है, फिर इसमें जो कुछ इसेंशियल लीगल रिक्वायरमेंट हैं उसकी जिम्मेदारी भी ऑफिस बीयरर्स के ऊपर होती है, तो ये इसमें आते हैं। अभी मैं आपको इस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण जो सेक्शन हैं उनको दोबारा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जैसे सेक्शन 4 जो सोसाइटीज़ एक्ट का है, जैसे अभी आपको बताया मैंने, वो ये ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है किसी भी सोसाइटी पे जो सोसाइटीज़ एक्ट में रजिस्टर हुई है कि वह अपने गवर्निंग बॉडी मेंबर्स यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स, जिनको आप एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बोलते हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी बोलते हैं, जनरल बॉडी के मेंबर्स, उन सब की लिस्ट जो सोसाइटी के मैनेजमेंट से संबंधित है या जो सोसाइटी से संबंधित है रजिस्ट्रार को जमा करनी चाहिए। एक सेक्शन 6 है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो लीगल पर्सन की डिफाइन करता है कि एवरी सोसाइटी कैन बी सूड और इट कैन sue to anyone in name of its secretary और president और trustees, जो भी केस है। और कोई अगर मान लीजिए संस्था ने किसी को नॉमिनेट किया है कि सारे मुकदमे इनके नाम से लड़े जाएंगे तो उसको। फिर सेक्शन 8 है जो ये बताता है कि कोई भी कोर्ट जो है ना अपने ऑर्डर्स को इन्फोर्स करने के लिए सोसाइटी और उसके मेंबरों को निर्देश दे सकती है। और इसमें बेसिकली जो थोड़ा सा बचाव ये है कि किसी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट नहीं होता है ना, जिसके नाम से सूट है प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी, तो वो सोसाइटी की से एसोसिएटेड से ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को या उसके पर्सनल बैग उसके ऊपर स्यू किया जा सके। सेक्शन 10 कहता है कि कोई मेंबर अगर उसने अपनी सदस्यता का शुल्क नहीं दिया जो रूल के हिसाब से सोसाइटी ने बनाया है, या कोई सदस्य संस्था की किसी प्रॉपर्टी उसके पास है उसको नहीं लौटा रहा है या उसको नुकसान पहुंचा रहा है या उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उसको भी स्यू किया जा सकता है और उससे एरियर के साथ डैमेज लिया जा सकता है ऐसी चीज़ों का। जैसे मान लीजिए हमने एक किसी संस्था के पदाधिकारी को माइक और कंप्यूटर और ये सब उसका इंचार्ज बना दिया, अब वो उसका मिसयूज़ करने लगे और वो आपकी बात ना माने तो क्या कर सकते हैं, तो ऐसे केस में कोर्ट भी जा सकते हैं। फिर सोसाइटी में जो भी नियम हैं, जो भी बने हुए हैं, उनको हम 2/3 या 3/5 मेंबर अगर उसको प्रस्तावित करते हैं तो उससे अमेंडमेंट लाया जा सकता है, जैसा आपने अपने रूल में लिखा हो और जैसा अप्रूव हुआ हो। तो सोसाइटी के अफेयर्स को रन करने के लिए अगर वोटिंग की ज़रूरत भी पड़ती है तो हम ये देखते हैं कि अधिकांश मेजॉरिटी के लोग कहाँ पे वोट कर रहे हैं। तो पहले कई जगह पे 3/5 था, 3/5 मतलब 60% व्यक्ति, फिर कई जगह पे आपको 2/3 मेंबर्स लिखे मिलेंगे, जिसका कि मतलब रफली अगर आप देखें तो 66-67% हो गए।
कई जो सोसाइटीज़ हैं वो प्रस्तावित करती हैं कि 75% से ज़्यादा लोग अगर किसी प्रस्ताव के पक्ष में हैं तभी अमेंडमेंट हो, तो मिनिमम जो है वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए। और वो निर्भर करता है कि सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रार ने कितनी संख्या को अप्रूव किया हुआ है। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण सोसाइटी को लेके वो हैं, और सोसाइटी के ऊपर बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं। उसको सेक्शन इनकम टैक्स में जो एग्जेम्पशन मिलता है सेक्शन 12A, जो इस बात को दर्शाता है कि संस्था की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर जो इनकम हो रही है उससे एग्जेम्पशन मिले। सेक्शन 80G जिसमें डोनेशन रिसीव कर सकती है संस्था। फिर इन सब चीज़ों का अलग रिकॉर्ड भी रखना होता है और इनकम टैक्स ऑफिसर के यहाँ जमा भी करना होता है। आजकल सब पोर्टल पे है, तो आपको पोर्टल पे जमा करते हैं और उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए। ये पनिशेबल ऑफेंस है, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। और अगर आपकी संस्था में कुछ लोग काम कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह इनकम टैक्स की लिमिट में आ रही है तो इनकम टैक्स काटना भी आपकी जिम्मेवारी है। तो जो लीगल जिम्मेवारियां हैं, जो लीगल ऑब्लिगेशन है, उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। संस्था चलाना इसीलिए थोड़ा सा आज की तारीख में डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें टाइम बाउंड करनी होंगी। तो जो लोग संस्था बनाना चाहते हैं, संस्था चलाना चाहते हैं, उनके लिए इस वीडियो में हमने थोड़े से कुछ क्लॉजेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी ज़्यादा अगर आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो मूल एक्ट है उसे पढ़ें, और इनकम टैक्स या अदर टैक्स के बारे में, जैसे मान लीजिए आज की तारीख में GST लगता है और संस्था कोई वस्तुओं का उत्पादन करती है, तो संस्था ये नहीं कह सकती कि हम चूँकि NGO हैं इसलिए हमें GST नहीं लगना चाहिए। अगर कानूनन उस पर GST लगता है तो आपको GST के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। GST कमिश्नर के यहाँ रजिस्ट्रेशन करा के आपको समय पे GST भी देना होगा, इनकम टैक्स भी देना होगा। कई संस्थाएं ऐसी धारणा पाले हुए हैं कि हम तो लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, तो हम अपने कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड नहीं देंगे। ये गलत है। अगर आप प्रोविडेंट फंड के कानून के तहत आते हैं तो आपको उनका प्रोविडेंट फंड काटना होगा, उनको सोशल सिक्योरिटी देना होगा। तो बहुत सारी हमारे साथियों के मनोमस्तिष्क में बहुत सारी गलत धारणाएं भी हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप संदर्भित एक्ट को पढ़ें, पुस्तकों को पढ़ें, और जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ भी केवल सोची हुई बातों पे या सुनी सुनाई बातों पे ना जाएं, क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया है और आपको ये बचाव नहीं देता कि आप दूसरों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं इसलिए आपको कानून का ज्ञान नहीं है। कानून का ज्ञान होना आपके लिए आवश्यक है। तो आज बस इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और आप इसका उपयोग कर सकेंगे। धन्यवाद।